हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अर्थक्वेक कॉजेज एंड इट्स फैक्ट के बारे में। तो ये यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि आपने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे कि अर्थक्वेक क्या होता है, इसके रीजंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे कि अर्थक्वेक की डेफिनेशन क्या होती है। Earthquake is the shaking of the surface of the earth resulting from the sudden release of energy। जब अर्थ के अंदर से सडन अचानक से एक एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी को रिलीज कौन करता है? वेव रिलीज करती हैं। हम उन वेव्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम सीज्मिक वेव्स कहते हैं। तो सीज्मिक वेव्स आर रेस्पॉन्सिबल for the release of energy, and this energy is responsible for the shaking of the surface of earth। तो this shaking of the surface of earth is called earthquake। तो ये earthquake क्या होता है? shaking of the surface of earth। अर्थ जब अचानक से हिलने लगती है, हिलती किससे है? सडन एनर्जी, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द अर्थ लिथोस्फीयर। अर्थ के लिथोस्फीयर में जो एनर्जी अचानक से उत्पन्न होती है, उससे जो सरफेस की अर्थ हिलने लगती है, उसको हम कहते हैं अर्थक्वेक। अब देखो लिंक कहां से है। लिथोस्फीयर में जो एनर्जी आई वो कहां से आई? वो आई आपकी सीज्मिक वेव से। सीज्मिक वेव्स क्या होती है, हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वही सीज्मिक वेव जो है रिस्पॉन्सिबल होती है अर्थक्वेक के लिए। ठीक है, अब देखिए रीजन क्या हो सकते हैं अर्थक्वेक के। इट मे बी ड्यू टू द फॉल्टिंग, folding, plate movement, volcanic eruptions and anthropogenic factors like dams and reservoirs। तो मैंने आपको फॉल्टिंग पढ़ा चुका हूँ, फोल्डिंग भी पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा प्लेट मूवमेंट में आपको पढ़ा चुका हूँ, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है। वॉल्केनिक इरप्शंस भी, इससे पहले वाला जो वीडियो था वो वॉल्केनिक इरप्शंस का था। तो मैं इतने सारे लेक्चर आपको दे चुका हूँ, तो उन लेक्चर को जाके वॉच करिए। उनसे ही आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा। ठीक है, उसके बाद आपको अर्थक्वेक पढ़ना है। ठीक है, तो अर्थक्वेक के रीजन कई सारे हो सकते हैं, जैसे फोल्डिंग हो सकता है, फॉल्टिंग हो सकता है, प्लेट का मूवमेंट हो सकता है, वॉल्केनिक इरप्शंस हो सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं जैसे लाइक डैम्स होते हैं, रिजर्वायर्स होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कारण बन जाते हैं किसका? अर्थक्वेक का। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन सी हमें टर्म यूज करने हैं अर्थक्वेक को स्टडी करने के लिए। तो पहला जो टर्म है वो है अर्थक्वेक इंटेंसिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या होती है। फिर हम अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड किससे मेजरमेंट करते हैं। जैसे इंटेंसिटी के लिए आपका मर्केली स्केल होता है, और अगर आप बात करोगे मैग्नीट्यूड के लिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए आपका रिचर स्केल होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे रिचर स्केल है, मर्केली स्केल है, फॉल्ट है, फोकस है, एपिसेंटर क्या होता है, सीज्मिक वेव क्या होती हैं, सीज्मोग्राफ क्या होता है। तो ये सारे टर्म जो हैं रिलेटेड हैं किससे? स्टडी ऑफ अर्थक्वेक से। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि फोकस और एपिसेंटर क्या होता है। तो देखिए, जो फोकस होता है वो मेनली जो पॉइंट होता है वो अर्थ के अंदर होता है। ठीक है, और जो एपिसेंटर होता है वो सरफेस पे होता है, अर्थ के सरफेस पे होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो द पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर फॉल्टिंग बिगिंस इज कॉल्ड फोकस। और फोकस को हम हाइपोसेंटर भी कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो फोकस और हाइपोसेंटर कहाँ होगा? वो अर्थ के अंदर होगा, क्रस्ट में होगा। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में होगा। लेकिन जो पॉइंट जस्ट अबव द हाइपोसेंटर, फोकस या हाइपोसेंटर के ऊपर सरफेस पे जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं एपिसेंटर। ठीक है, द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एपिसेंटर, उसको हम एपिसेंटर कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप इस डायग्राम से समझ सकते हो। इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये है आपका फोकस। ये क्या है? जैसे ये आपकी अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट के अंदर वाला जो भाग है ये आपका फोकस है, इसको हम हाइपोसेंटर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसी के जस्ट ऊपर ये वाला पॉइंट आप देख रहे होगे, ये आपका सरफेस पर है, जस्ट फोकस के ऊपर है सरफेस पे, इसीलिए हम इसको हम कहेंगे एपिसेंटर। एपिसेंटर जो होता है सरफेस पे होता है और जस्ट फोकस के अबव होता है। लेकिन फोकस जो होता है, हाइपोसेंटर जो होता है, वो अर्थ के अंदर होता है। ठीक है, तो ये आपके दो कंसेप्ट यहाँ से समझ में आ गए होंगे। अगला हम देखेंगे रिचर स्केल क्या होता है। तो यहाँ से इस डायग्राम से भी समझ सकते हो। तो यहाँ पर आपको फोकस दिख रहा होगा, और इसी से ही यहाँ से क्या होती है आपकी बॉडी वेव्स जो होती हैं, पी यानी प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव्स, यहीं से ही फ्लो करती हैं। ठीक है,
तो उसको हम अलग से समझेंगे, इसी वीडियो में समझेंगे। फिलहाल हम जो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो अर्थक्वेक से रिलेटेड है उसके बारे में हम समझ रहे हैं, ठीक है। और एपिसेंटर क्या है, जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसको हम कह देंगे एपिसेंटर, ठीक। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रिचर स्केल के बारे में। रिचर स्केल क्या होता है? तो रिचर स्केल जो है बेसिकली यूज किया जाता है मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द एनर्जी रिलीज बाय द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से कितनी अमाउंट पे एनर्जी निकल रही है उसके मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए हम रिचर स्केल का यूज करते हैं। और ये 1935 में चार्ल्स एफ रिचर के द्वारा इसको मतलब डेवलप किया गया था। इसकी रेंज कितनी होती है? रेंज होती है इसकी 0 से 9, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है। इसकी रेंज कितनी होती है? 0 to 9 होती है। और ये जो मेजर इसका यूज जो किया जाता है, मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर वर्ड ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड, ठीक है। और जो आपका मर्केली स्केल आएगा उसमें इंटेंसिटी यूज मतलब इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये एक बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 0 to 9 होता है, रिचर स्केल में 0 to 9 होता है। और आपका जो मर्केली स्केल जो होगा उसमें 1 से लेकर के 12 तक होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझेंगे एन अर्थक्वेक दैट रजिस्टर 5 ऑन द रिचर स्केल हैज अ शेकिंग एम्पलीट्यूड 10 टाइम्स दैट ऑफ एन अर्थक्वेक दैट रजिस्टर 4। मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोई एक अर्थक्वेक आया, वो मान लीजिए वो आया, उसकी जो रिचर स्केल पे जो मैग्नीट्यूड आया उसका 4 आया, ठीक है। और एक दूसरा अर्थक्वेक है जिसका मैग्नीट्यूड रिचर स्केल पे 5 आया। तो यानी ये जो 5 वाला अर्थक्वेक होगा ये पहले वाले अर्थक्वेक से 10 टाइम्स ज्यादा खतरनाक होगा, मतलब 10 टाइम्स ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा। यानी एक पॉइंट बढ़ने पे 10 गुना एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। एंड दस करेस्पॉन्ड टू रिलीज ऑफ एनर्जी 31.6 टाइम दैट रिलीज द एनर्जी बाय द लेसर अर्थक्वेक। मतलब ये है यहाँ पर 10 टाइम्स का अर्थक्वेक जो होता है वो 10 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन जो एनर्जी होती है वो आपकी 31.6 टाइम्स ज्यादा रिलीज होती है पहले वाले अर्थक्वेक से। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिचर स्केल में आपको दिख रहा है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8.9 तक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसके बारे में और हम डिस्कस करेंगे जब हम कंपैरिजन करेंगे आपका रिचर स्केल और मर्केली स्केल का, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मर्केली स्केल क्या होता है। मर्केली स्केल मैंने बताया था मेजर द इंटेंसिटी। जो आपका रिचर स्केल था वो मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और ये आपका ये मेजर करता है इंटेंसिटी को, किसके? अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता है, ठीक है। द नंबर ऑफ इंडिकेटिंग इंटेंसिटी रेंजेस बिटवीन 1 to 12। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो 1 to 12 के मतलब मेजरमेंट पे ली जाती है। और वहां पे जो मैग्नीट्यूड था वो 0 से लेकर के 9 तक का लिया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा ये हम केस स्टडी पढ़ेंगे। नेपाल में जो में जो अर्थक्वेक आया था वो अप्रैल 2015 में जो अर्थक्वेक आया था, इसको हम गोरखा अर्थक्वेक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लगभग 9,000 पीपल जो है लगभग उनकी डेथ हो गई थी, और लगभग 22,000 पीपल इंजर्ड हो गए थे, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना था? 8.1 मैग्नीट्यूड था, किस पे? रिचर स्केल पे। और इसका एपिसेंटर जो था ईस्ट ऑफ द गोरखा डिस्ट्रिक्ट, इसीलिए इसको हम कहते हैं गोरखा अर्थक्वेक, क्योंकि इसका जो एपिसेंटर था, एपिसेंटर कहाँ होता है? ऊपर होता है, नीचे होता है? एपिसेंटर जो है आपका ऊपर होता है, ध्यान रखना, सरफेस पे होता है। तो इसका एपिसेंटर था ईस्ट ऑफ द गोरखा डिस्ट्रिक्ट एट बरपक, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट नेचुरल डिजास्टर टू स्ट्राइक नेपाल सिंस 1934। 1934 में नेपाल बिहार वाले रीजन में आपका अर्थक्वेक आया था। उसके बाद जो अर्थक्वेक आया वो 2015 में आया था, और ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके से वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर थी। The earthquake triggered at avalanche on Mountain Everest, killing 21, making uh, April 25, 2015 the deadliest day in the Nepal history। अब होता क्या भाई, जब अर्थक्वेक ट्रिगर करता है तो अर्थक्वेक ट्रिगर से कई सारी जो है नेचुरल कैलमिटीज और ज़्यादा डेवलप होती हैं। जैसे आपकी नेचुरल डिजास्टर, जैसे मान के चलिए आपका अर्थक्वेक से क्या क्या हो सकता है? अर्थक्वेक से आपकी सुनामी आ सकती है। दूसरी एवलांचे, जो आपके ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स का जो डेब्री होता है, ग्लेशियर्स बड़े बड़े जब वो फ्लो होने लगते हैं, बड़े बड़े खंड जो होते हैं उसके फ्लो होने लगते हैं, तो उसको हम एवलांचे कहते हैं, ठीक है। द फ्लोइंग ऑफ द आइस, मतलब फ्लो आइस का बहुत बड़ा डेब्री होगा, वो एकदम फ्लो होने लगेगा, तो उसको हम एवलांचे कहेंगे। तो माउंट एवरेस्ट जो जो आपका नेपाल में माउंट एवरेस्ट पड़ता है, तो वहां पर जो लोग आसपास रह रहे थे, तो वहां पर क्या हुआ, लगभग 21 लोग वहां पर मारे गए थे
ये किस लिए मारे गए थे? अर्थक्वेक की वजह से मारे गए थे, ठीक है। और अर्थक्वेक आपका सुनामी को भी लेके आता है। जैसे आपका गुजरात में जो 2004 में जो सुनामी आई थी, वो उसका जो रीजन था वो आपका सुमात्रा में जो अर्थक्वेक आया था वही रीजन था, ठीक है। सुनामी को भी हम डिटेल में समझेंगे कि सुनामी कैसे बनती है और उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है और क्या क्या हमें उपाय अपनाने चाहिए उसको मिनिमाइज करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका इंडिया, नेपाल इंडिया अर्थक्वेक। ध्यान रखना है 25 अप्रैल 2015 में ये आया था, ठीक है। तो यहाँ आप ये देख सकते हो, ये आपका नेपाल है और नेपाल में यहाँ पर जो है आपका एपी सेंटर है गोरखा डिस्ट्रिक्ट में इसका, ठीक है। अब यहाँ पर दो स्केल आपको दिख रहे होंगे, मॉडिफाइड मर्केली स्केल एंड रिचर स्केल। तो इनका अगर हम कंपैरिजन करें तो ये कंपैरिजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़ लेना है, ठीक है। इसको आपको पढ़ लेना बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो मर्केली स्केल पे जो इसके मैंने बताया था, जो मर्केली स्केल होता है वो 1 से लेके 12 तक होता है और ये 0 से लेके 9 तक होता है। तो जो इंटेंसिटी 1 और 2 वाला जो होता है, यानी 1 से लेकर के 2 वाला जो होता है, ये बहुत कम लोगों द्वारा फील किया जाता है। अगर भूकंप आ रहा है 1 से लेकर 2 इंटेंसिटी का, तो बहुत कम लोगों द्वारा ये फील किया जाएगा। इसके बाद हम बात करें 3 से लेकर के 5 तक की जो इंटेंसिटी का होता है, ये ट्रीमर नोटिस्ड बाय मैनी बट दे ऑफन डू नॉट रियलाइज इट इज अर्थक्वेक। मतलब हल्का हल्का सा होता है, ट्रीमर टाइप का होता है, बहुत हल्का सा होता है, मतलब नोटिस कर सकते हो लेकिन मतलब आप फील नहीं कर पाओगे ये भूकंप है। फेल्ट इंडोर्स बाय मैनी फील लाइक ए ट्रक हैज स्ट्रकिंग द बिल्डिंग। जैसे आप अगर आपका मकान सड़क पे हो तो ट्रक जैसे निकलता है, थोड़ा सा वाइब्रेशन होते हैं ना, उस टाइप से आपको वाइब्रेशन इसमें होते हैं। तो ये भी क्या होता है, 3 से लेकर के 5 तक का भी इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये जो है 6 से लेके 7 तक का मैग्नीट्यूड वाला कितना होता है। तो फेल्ट बाय ऑल, ये जो भूकंप होता है सभी के द्वारा फील किया जाएगा। मैनी पीपल रन आउटडोर्स, फर्नीचर मूव्ड, स्लाइड डैमेज अकर्स। मतलब जो है ये इसको लोग जो फील कर लेते हैं, तो बहुत से लोग क्या होते हैं बाहर घर से बाहर अपने आ जाते हैं, बाहर की तरफ दौड़ लगाने लगते हैं कि भूकंप अब आ गया है, ठीक है। तो मतलब सभी लोगों द्वारा फील इसको किया जा सकता है और इसमें फर्नीचर भी क्या होते हैं, हिलने लगते हैं, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा डैमेज भी हो जाता है इसके 6 के द्वारा। अगर 7 इंटेंसिटी का है तो एवरीवन रन्स आउटडोर्स, पुअरली बिल्ट स्ट्रक्चर, कंसिडरेबल डैमेज, स्लाइटली डैमेज एल्सवेयर। मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ गया है तो उसमें क्या होगा कि बहुत मतलब सभी लोगों को पता पड़ जाएगा। एक तो ये है, तो मैक्सिमम लोग जो है बाहर निकल आते हैं और जो पुअरली बिल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं बिल्डिंग्स के, जो सही से नहीं बनाए गए होते हैं, वो टूट जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें 8 से लेकर के 9 तक वालों में, तो 8 से लेकर 9 तक वालों में देखेंगे स्पेशली डिजाइन स्ट्रक्चर डैमेज, स्लाइटली अदर कोलैप्स। इसमें क्या होते हैं, देखो अभी जो 7 तक का भूकंप था तो उसमें जो पुअरली डिजाइंड स्ट्रक्चर्स थे, जो बिल्डिंग्स मतलब अच्छी तरीके से नहीं बनी थी, तो वो डैमेज हो जाती है 7 तक में। लेकिन अगर 8 तीव्रता का भूकंप आ गया तो स्पेशली डिजाइंड बिल्डिंग्स भी होते हैं, स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जो अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी गिरने का उनका डर होता है, वो भी गिर जाते हैं, ठीक है। अगर 9 का आ गया तो ऑल बिल्डिंग कंसिडरेबली डैमेज्ड, मैनी शिफ्ट ऑफ फाउंडेशंस, नोटिसेबली क्रैक इन ग्राउंड। मतलब 9 का जो भूकंप होता है वो बहुत ज्यादा, एक कह सकते हो बहुत ज्यादा तीव्रता का होता है। तो जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं वो सारी डैमेज हो जाती है 9 तीव्रता। मतलब अभी आपने देखा होगा नेपाल में 8.1 तीव्रता का आया था, तो इतना ज्यादा मतलब काफी ज्यादा 6,000 लोग लगभग मारे गए थे और 22,000 लोग इंजर्ड हो गए थे, सोचो। तो मतलब 8 तीव्रता के भूकंप में इतना होगा, 9 का तो होगा, सारा जो बिल्डिंग्स होगी सारी बिल्डिंग्स गिर जाएंगी और इवन हम नोटिस कर सकते हैं कि ग्राउंड में भी क्रैक आ गया है, ठीक है। 10 का हम देखें तो मैनी स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉयड, ग्राउंड इज बैडली क्रैक्ड। तो सिंपल सी बात है कि जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और ग्राउंड में भी आपके क्रैक्स पड़ जाते हैं। 11 का देखें तो 11 में ऑलमोस्ट ऑल स्ट्रक्चर फॉल, वेरी वाइड क्रैक्स इन द ग्राउंड। अब ग्राउंड में जो क्रैक होगा बहुत बड़ा सा भी हो सकता है। 12 में टोटल डिस्ट्रक्शन, वेव सीन ऑन द ग्राउंड। मतलब वेव्स को आप फील कर सकते हो, वेव्स जो चल रही हैं, वेव्स मैं बात करूंगा कि किस वेव्स जो होती है किस तरीके से भूकंप को लेके आती हैं। तो मतलब वेव्स जो होती हैं आपकी वही रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपके अर्थक्वेक के लिए, तो वेव्स को आप फील कर सकते हो 12 वाले में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और इसी तरीके से अगर हम रिचर स्केल में देखें तो रिचर स्केल बताता है मैग्नीट्यूड। तो अगर 2.5 का आया है तो जनरली फेल्ट नहीं होगा, ठीक है, बट हम रिकॉर्ड कर सकते हैं किस पे, सीज्मोमीटर्स पे, ठीक है। फेल्ट बाय मैनी पीपल 3.5 का है तो उसको आप फील कर सकते हो
मतलब काफी लोगों द्वारा फील किया जा सकता है। अगर 4.5 का है, सम लोकल डैमेज में अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर लोकल जो डैमेज है, जो पुअरली स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग है वो गिर सकती हैं। और 6 में अ डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक, क्या आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर 6 का आ रहा है तो एक डिस्ट्रक्टिव होगा, और 7 वाला मेजर होता है, एंड 8 वाला जो होता है वो ग्रेट अर्थक्वेक इसको हम कह सकते हैं। तो ये आपका है ये बेस्ड है किस पे, रिचर स्केल पे। ये हमारा ये वाला जो बेस्ड था वो हमारा मर्केल स्केल पे बेस्ड था। ठीक है, तो ये आपका कंपैरिजन है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, स्टेटमेंट के फॉर्म में दे देता है। जैसे उसने दे दिया, मान लो 3.5 दे दिया, फिर मान लो 2.5 दे दिया, फिर 6 का दे दिया, फिर 8 का दे दिया, और यहाँ पे दे देगा स्टेटमेंट, और इससे आपकी मैचिंग करवा लेता है। तो मैचिंग में आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए, आपको याद करनी है, कैसे भी रटनी है इन सब चीज़ों को। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपके कई बार यूजीसी नेट एग्जाम में बने हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम। अब हम बात कर लेते हैं सीस्मिक वेव्स के बारे में, कि सीस्मिक वेव्स होती क्या है, एंड व्हाई आर दे रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अर्थक्वेक। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अर्थक्वेक वेव्स क्या होती हैं। तो अर्थक्वेक वेव्स जो होती हैं, बेसिकली अर्थक्वेक में दो टाइप्स की वेव्स होती हैं। पहली जो वेव्स होती हैं उसको हम कहते हैं बॉडी वेव्स। जो पहली वेव्स होती हैं उनको हम कहते हैं बॉडी वेव्स, और दूसरी जो होती हैं उनको कहते हैं सरफेस वेव्स। दो टाइप्स की वेव्स हो गई, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। ठीक है, अब देखो बॉडी वेव्स क्या होती है। बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। बॉडी वेव्स क्या होती हैं, वो जनरेट होती हैं ड्यू टू द रिलीज ऑफ द एनर्जी एट द फोकस। जो फोकस होता है अर्थ के अंदर, जो फोकस होता है, उसके कारण क्या होता है, उसके कारण जो वहां से जो वेव्स निकलती हैं, मतलब अर्थ के नीचे से जो वेव्स निकल रही हैं, वो सभी डायरेक्शन में मूव करती है, सारे डायरेक्शन में फैल जाती है। जैसे मान लीजिए ये हाइपोसेंटर है, और ये आप अर्थ की सरफेस है। ठीक है, ये मान के चलो इस तरीके से, ये आपका हाइपोसेंटर है, तो इस हाइपोसेंटर से जो वेव्स निकलेंगी वो सभी डायरेक्शन में निकलेंगी, सारे डायरेक्शन में निकलती हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये, तो ये आपका हाइपोसेंटर है, तो यहाँ से सभी डायरेक्शन में जो वेव निकलेंगी उसी को हम क्या कहेंगे, उन्हीं को हम कहते हैं बॉडी वेव्स। जो अर्थ के अंदर से निकलती है उनको हम बॉडी वेव्स कहते हैं, ये बात ध्यान रखना है। दो टाइप्स की होती है, पी वेव्स और एस वेव्स। ठीक है, और एल वेव्स, ये मेनली जो टू टाइप्स की होती है, हालांकि बाद में एल वेव्स भी आ गई थी, तो तीन टाइप्स की हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली जो है वो आपकी दो टाइप्स की होती है। जो बॉडी वेव्स होती हैं वो आपकी दो टाइप्स की होती है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, अर्थ की जो वेव्स होती है वो दो टाइप की होंगी, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव। बॉडी वेव्स भी आपकी दो टाइप्स की होती है, पी वेव्स एंड एस वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो बॉडी वेव्स का जनरेट कैसे होती हैं, अर्थ के अंदर जो फोकस होता है, जो हाइपोसेंटर होता है, उससे सभी डायरेक्शन में मूव करने वाली जो वेव्स होती हैं उनको हम कहते हैं, आपकी क्या कहते हैं, बॉडी वेव्स कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। अब देखो इनकी जो बॉडी वेव्स की जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है वो किस टाइप के मटेरियल से फ्लो हो रही है। सिंपल सी बात है, देखो अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसमें जो फ्लो होगी, जो वेव्स फ्लो होंगी, उनकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। डेंसिटी कम होगी तो स्पीड भी कम हो जाएगी। ठीक है, और डिपेंड करती है, अगर मटेरियल आपका इलास्टिक है, इलास्टिक मटेरियल्स है, तो उसमें जो वेलोसिटी होगी वो आपकी ज्यादा होती है। इलास्टिक मटेरियल में जो वेलोसिटी होती है वेव की वो ज्यादा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स, दे आर कॉल्ड पी वेव्स एंड एस वेव्स। तो दो टाइप्स की वेव्स हो गई, पी वेव्स एंड एस वेव्स। अभी हम समझेंगे कि पी वेव्स की जो फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, और एस वेव की फीचर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं द बिहेवियर ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स। द पी वेव्स और प्राइमरी वेव्स, तो पी वेव्स को हम प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं, और ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है। समझेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर क्या होता है। ठीक है, फिर है सेकेंडरी वेव्स और एस वेव्स, जिसको हम ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं, और थर्ड वेव जो होती हैं वो एल वेव्स होती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्राइमरी वेव्स या पी वेव्स क्या है। प्राइमरी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव्स कहते हैं, क्योंकि ये वाइब्रेट करती हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। मतलब जिस तरफ वेव मूव करेगी उसी डायरेक्शन में ये मूव करती हैं। ठीक है, ये कंप्रेशनल वेव्स होती हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। इसीलिए ये जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपेगेशन होता है उसी डायरेक्शन में ये, इनकी डायरेक्शन जो होती है उसी तरफ होती है। ठीक है, तो P waves moves faster and are the first arrive to the surface। अब P waves, S waves, L waves में से
कौन सी वेव्स ऐसी होती हैं जो सबसे पहले अर्थ की सरफेस पर आती हैं? तो सबसे पहले जो आती है वो पी वेव्स ही आती हैं। और ये पी वेव्स की खास बात क्या होती है, इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हाई होती है। और दूसरी खास बात यह है कि ये सभी मीडियम्स में से फ्लो कर सकती हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, तीनों मीडियम में फ्लो कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन मैंने बताया था जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसमें जो वेव्स का फ्लो होगा, उसकी वेलोसिटी होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो पी वेव्स की जो वेलोसिटी है वो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होगी, फिर लिक्विड में, फिर गैसेस में ज़्यादा होगी। तो ये आपका सिक्वेंस हो गया है कि किस जो है आपके मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड में आपकी कम होगी, गैस में और भी कम हो जाएगी। स्पीड मैंने बताया था डिपेंड किस पे करती है, इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, यानी शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स हो जाएगा, लेकिन आप समझ लीजिए इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है। अब पी वेव्स का जो शैडो जोन होता है वो कितने से कितने तक होता है, 103 से 142 डिग्री तक का होता है। इसको हम समझेंगे कि शैडो जोन क्या है और ये किस तरीके से डेवलप होता है। ठीक है, दिस गिव्स क्लूज अबाउट द सॉलिड इनर कोर। अब देखो किस तरीके से क्लू मिलता है हमारा, इन पी वेव्स के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि अर्थ की जो कोर है उसका आउटर पार्ट लिक्विड का बना हुआ है और जो इनर पार्ट है वो आपका सॉलिड है। ये किसके द्वारा पता चला, हमने अर्थ को खोद के तो हम नीचे गए ही नहीं, ये किसके द्वारा पता पड़ा, ये सिर्फ और सिर्फ पी वेव्स और जो हमारी बॉडी वेव्स होती है उनके द्वारा ये पता पड़ा। चलिए इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि पी वेव्स और एस वेव्स का डायग्राम किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस वाले यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में आपको वेव्स जो है पास में दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पर फिर पास में आ गई हैं, फिर देखो यहाँ पे दूर हो गई हैं, फिर यहाँ पे वेव्स पास में आ गई हैं, फिर दूर हो गई हैं, फिर यहाँ पास में आ गई हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे दूर हो गई हैं। तो इस तरीके से जो वेव्स की डायरेक्शन है वो किस तरफ है, वो इस तरफ है। जिस डायरेक्शन में जो वेव प्रोपगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में जो है आपकी वेव के जो पार्टिकल है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं पी वेव्स। ठीक है, तो जब पार्टिकल आगे की तरफ मूव करेंगे तो कभी कभी क्या होता है, कुछ पार्टिकल पास में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास में आ गए। ठीक है, और यहाँ पे देखो फिर से दूर हो गए, फिर पास में आ गए, फिर दूर हो गए, फिर पास में आ गए। तो इस टाइप की जो वेव्स होती है उनको हम कहते हैं पी वेव्स। ठीक है, इनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें जो मीडियम जो पार्टिकल होते हैं वो ट्रेवल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव की डायरेक्शन में ही ट्रेवल करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो एस वेव में, देखो एस वेव में क्या होता है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके ट्रेवल करते हैं। तो इसीलिए वेव्स इस तरीके की फॉर्मेट में आ जाती है, इस तरीके की फॉर्मेट में आ जाती है। ठीक है, तो यानी ये अप डाउन होके यहाँ पे क्रैश ट्रफ बनते हुए चलता है। ठीक, हालांकि इतनी टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, हमें बस थोड़ा सा फीचर्स समझने हैं कि पी वेव्स का को हम क्या क्या कह सकते हैं। पी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशनल वेव्स कह सकते हैं क्योंकि वहाँ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनता है। देखो इसको जहाँ पर पास में है वेव्स उसको हम कहते हैं कंप्रेशन, और जहाँ दूर दूर होती है उसको कहते हैं रेयरफेक्शन। फिर यहाँ पे तो कंप्रेशन हो गया, फिर रेयरफेक्शन हो गया, फिर यहाँ पे कंप्रेशन हो गया, फिर रेयरफेक्शन हो गया, फिर यहाँ पे कंप्रेशन हो गया, फिर रेयरफेक्शन हो गया। तो इसको हम कहते हैं पी वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या आपकी कंप्रेशनल वेव्स भी कह देते हैं। तो पी वेव्स की खासियत हो गई, ये नेम हो गए। इसके अलावा ये तीनों मीडियम में फ्लो कर सकती है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, ये तीनों में फ्लो कर सकती है। और इसकी जो वेलोसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए अर्थ की सरफेस पर सबसे पहले पहुंचने वाली जो वेव होती है वो आपकी पी वेव होती है। ठीक है, और इसका जो छाया क्षेत्र होता है वो आपका 103 डिग्री से 142 डिग्री तक होता है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं लगे हाथ। ये अब हम समझ लेते हैं, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, इस डायग्राम में पी वेव का शैडो जोन दिख रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपका फोकस है। मैंने आपको क्या बताया था कि फोकस से आपकी वेव्स जो होती है वो हर एक डायरेक्शन में चलती हैं। ठीक है, तो अब ये हर एक डायरेक्शन में चलेंगी, कुछ तो ऊपर पहुंच गई। अब कुछ क्या होता है, जैसे ये पी वेव की बात कर रहे हैं, तो पी वेव आपको पता है कि ऑल मीडियम में फ्लो हो सकती है आपकी, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड हो, सभी में फ्लो हो सकती है। तो अब यहाँ से ये फ्लो करना स्टार्ट करेंगी, ये इस तरीके से फ्लो कर रही हैं। ठीक है, फ्लो कर रही हैं। अब यहाँ तक आप देखो, ये हम यहाँ पे पॉइंट हमें नोट करना है कि ये जो आपका अर्थ का कोर है, ठीक है, अर्थ का ये कोर दिख रहा है ना, इसको आपको देखना है, इसको देखो आप,
ये जो अर्थ का कोर है, अब इस अर्थ के कोर में आपकी ये दो मटेरियल से बना हुआ है। पहला जो मटेरियल है आपका, जो आउटर कोर जो है आपकी, वो लिक्विड से बनी हुई है और इनर कोर आपकी सॉलिड में बनी हुई है। ये मैंने आपको अर्थ के इंटीरियर में पढ़ा दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ से जो वेव्स फ्लो होंगी, तो ये फ्लो हो रही है यहाँ पर आकर के अर्थ की कोर के किनारे से टकरा करके ये यहाँ तक 105 डिग्री तक आ जाती है। कहाँ तक आ जाती है? 105 डिग्री तक आ जाती है। अब होता क्या है, अब इसमें जो ये आपका अंदर एक और बना दे रहा हूं मैं यहाँ पर मुझे अंदर एक और सर्किल बनाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। तो समझाने के लिए मैं यहाँ पर अंदर एक और सर्किल बना देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे हम इसको, इतना सही है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखो, इसको हम समझेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि अंदर वाली जो कोर है ये तो आपकी है सॉलिड फॉर्म में, ये तो भैया हो गई सॉलिड फॉर्म में, ये वाली सॉलिड फॉर्म में हो गई, ये आपकी हो गई लिक्विड फॉर्म, ये आपकी लिक्विड फॉर्म, ठीक है। अब प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे हम रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। और रिफ्रैक्शन का लॉ क्या कहता है कि जब कोई भी किरण, जब कोई भी वेव आपकी किसमें फ्लो होगी, आपकी जो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम, या हम यहाँ पे फ्लो कहाँ करा रहे हैं, या हम डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में करा रहे हैं, मतलब अधिक घनत्व वाली जो है माध्यम से कम घनत्व वाले माध्यम में हम फ्लो करा रहे हैं। तो डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम में कोई भी रे फ्लो होती है तो वो अपने किसकी तरफ झुक जाती है, अपने अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो देखो यहाँ समझो, जैसे मान के चलो ये हम यहाँ पे मैं दो मीडियम लेता हूँ, एक तो मीडियम है आपका वाटर और एक मीडियम है एयर। तो वाटर हमारा डेंसर मीडियम होगा, एयर हमारा रेयर मीडियम होगा। अब यहाँ पे हम समझेंगे इसकी कहानी। अब लॉ, रिफ्रैक्शन का लॉ क्या कहता है, जैसे मान लो ये आपकी नॉर्मल है, ये सीधी रेखा जो होती है उसको हम नॉर्मल कहते हैं, इसको हम हिंदी में अभिलंब कह देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई रे इस पे टकरा रही है, कोई रे इस पे टकरा रही है, तो यहाँ पर जो रेयर रे होगी उसको बिल्कुल सीधा निकल जाना चाहिए था भाई, है ना, लेकिन सीधी नहीं जाती, वो क्या होती है इस तरीके से अभिलंब की ओर यानी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। किस तरफ मुड़ गई, ये आपका अभिलंब था, ये आपका अभिलंब था, तो इस तरफ मुड़ गई यानी अभिलंब की ओर झुक जाती। कब? जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो यही केस यहाँ पर फ्लो यहीं पे होगा। देखो अब यहाँ पर जो होगी कोई भी वेव है, अब यहाँ पर मीडियम कौन सा है, मीडियम है यहाँ पर आपका लिक्विड, और ये क्या था, ये था सॉलिड। तो सॉलिड होता है डेंसर मीडियम। अब यहाँ पर बाहर जो होता है ये लिक्विड में आउटर कोर। अब ये क्या होगी, ये झुक जाएगी नॉर्मल की तरफ, तो झुक गई, इस तरीके झुक गई। अब जितनी भी रे आएंगी वो इस तरीके झुकती हुई आएंगी, जितनी भी रे आएंगी यहाँ से झुकती हुई आएंगी। अब ये वाला जो एरिया है इसका, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है, ये आपका यहाँ तक रे पी वेव्स नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि वो झुक जाती है अपने नॉर्मल की तरफ, ठीक है। जैसे ये बिल्कुल सीधी जा रही थी, लेकिन सीधी ना जा करके ये झुक गई, ठीक है। ये आपके यहाँ पर थोड़ी सी फिजिक्स यूज हुई है तो ये झुक जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है एक तरीके से शेडो जोन बन जाता है। एक तरीके से यहाँ पर जो है पी वेव्स नहीं पाई जाती तो उसको हम शेडो जोन कहते हैं, ठीक है। तो पी वेव का ना पाया जाना है तो इसको हमने कह दिया पी वेव का शेडो जोन, ठीक। और पी वेव का शेडो जोन जो होता है वो 105 डिग्री से 145 डिग्री तक होता है, ठीक है। 105 डिग्री से 145 डिग्री तक होता है। कहीं 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 पे 103 डिग्री से या 102 डिग्री से 142 डिग्री भी दे देगा तो भी वो आपका सही होगा, ठीक है। ऐसे ही सेम कंडीशन इस तरफ भी बनेगी। देखो यहाँ पे जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक गई, तो इस तरीके से बनेगी। तो ये वाला एरिया जो होगा आपका, ये वाला जो एरिया होगा ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे बना दिया था, ये वाला जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया है ये आपका हो जाएगा कौन सा, शेडो जोन। तो ये पूरा एरिया शेडो जोन हो गया। फिर यही भी 105 से 145 डिग्री तक होता है, तो ये आपका शेडो जोन हो गया। तो दोनों तरफ ही आपका सेम एंगल बनेगा, 105 से लेकर के 145 डिग्री तक का जो एंगल होगा वो आपका शेडो जोन होगा, ठीक है। और बाकी यहाँ से जो वेव्स निकलेंगी, यहाँ से जो वेव निकलेंगी, क्योंकि जो आपकी पी वेव है वो आपकी लिक्विड से ही फ्लो होती है, सॉलिड से ही फ्लो होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वेव यहाँ पर भी आपकी
बाहर निकल के आ जाएंगी। तो यहाँ पे तो वेव आपकी पाई जाएंगी, लेकिन ये वाला एरिया कुछ रिफ्रैक्शन के कारण थोड़ा सा एरिया जो है यहाँ पर पी वेव्स यहाँ पर नहीं पाई जाती, तो वही जो बन जाता है आपका शैडो जोन आपका बन जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 105 से लेकर के 145 डिग्री तक का होता है आपका पी वेव का शैडो जोन, या 103 से 142 भी कह सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी वेव्स की। सेकेंडरी वेव्स की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी वेव्स क्या है? आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसवर्स और डिस्टॉर्शन वेव्स। इसको हम ट्रांसवर्स या डिस्टॉर्शन वेव भी कहते हैं, या इसको हम वाटर रिपल्स और लाइट वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो साउंड वेव्स किसे कहते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है कि साउंड वेव किसे कहते हैं, पी वेव को या एस वेव को। तो साउंड वेव जो होती है वो हम कहेंगे पी वेव को, ध्यान रखना है, ये भी पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, पी वेव को हम क्या कह सकते हैं? साउंड वेव भी कह सकते हैं। ठीक है, और एस वेव को हम लाइट वेव या रिपल वेव भी कह सकते हैं। जैसे पानी में आप एक कोई पत्थर का टुकड़ा डालते हो तो रिपल बन जाती है, इस तरीके से फ्लो वेव चलती है। तो इसको हम कह सकते हैं आपकी लाइट वेव्स या रिपल वेव भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ए सेकेंडरी वेव कैन नॉट पास थ्रू द लिक्विड और गैसेस। जो सेकेंडरी वेव्स होती है वो आपकी लिक्विड और गैस से पास नहीं होती, इट कैन ओनली पास इन सॉलिड्स। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी से हम शैडो जोन बनाएंगे, किसका? इसी से हम शैडो जोन बनाएंगे आपकी एस वेव का, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और सेकेंडरी वेव्स क्यों कहते हैं? क्योंकि सेकंड जो सबसे पहले जो पहुंची थी वो आपकी थी प्राइमरी वेव्स अर्थ की सरफेस पे। ये सेकेंडरी वेव्स होती है क्योंकि इनकी स्पीड जो होती है पी वेव से कम होती है, इसलिए द्वितीय स्थान पर सेकंड प्लेस पे पहुंचती है अर्थ की सरफेस पे, इसलिए उनको हमने सेकेंडरी वेव्स कह दिया। ठीक, और ये भी हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं। और द शैडो जोन और ऑलमोस्ट करस्पॉन्ड टू एन एंगल बिटवीन 103 से 103। अब ये 103 से 103 क्या है? वो जो था 103 से मान लो 143 था, या 105 से लेके 145 था। ठीक है, ये 103 से 103 क्या? अभी हम इसके बारे में समझेंगे। चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम है हमारा, इस डायग्राम को समझिए। ये है एस वेव का शैडो जोन, एस वेव का शैडो जोन है। ठीक, अब इसमें हम समझेंगे कि देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि ये कोर हो गई, और ये हम मान बना लेते हैं इसको। ठीक है, ये मान के चलो ये आपकी आउटर कोर है, तो ये किस में होगी? ये आपकी होगी लिक्विड में। किस में होगी? लिक्विड में। और ये आपकी होगी सॉलिड में। तो मैंने क्या बताया, जो पी वेव्स होती हैं, जो एस वेव्स होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से फ्लो होती हैं। तो यहाँ पे क्या मिल गया? लिक्विड मिल गया। तो ये वेव जो होंगी सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से फ्लो होते हुए ऐसे निकल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड है तो इसके अंदर यहाँ तक जाएंगी। इसके बाद ये वेव्स यहाँ पर जा ही नहीं पाएंगी, इसके बाद ये जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या भरा हुआ है? यहाँ पर आपका लिक्विड भरा हुआ है, तो इसके अंदर ये जा ही नहीं पाएंगी, और इस तरीके से ये बाहर निकल जाएंगी। और ये जो पूरा एरिया है ये आपका बन जाता है शैडो जोन, और इसी को हम कहते हैं 103 डिग्री से लेकर के 103 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है वो हमारा शैडो जोन होता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो ये सब हमने क्या पढ़ लिया? हमने सरफेस सेकेंडरी वेव्स के बारे में पढ़ लिया कि इनको पहली बात तो हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स वेव्स या डिस्टॉर्शन वेव्स कहेंगे, और इनको हम लाइट वेव्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफर वेव्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डायरेक्शन के इसके इसमें जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैं वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली फ्लो करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्लो करते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से फ्लो हो सकती है, हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती है। इसका जो आपका शैडो जोन होता है वो 103 डिग्री से लेकर के 103 डिग्री तक का होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एस वेव्स, सरफेस वेव्स या एल वेव्स के बारे में। तो सरफेस वेव्स और एल वेव्स होती है वो लॉन्ग पीरियड वेव्स होती हैं। ये क्या होती हैं? आपकी लॉन्ग पीरियड वेव्स होती हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा विनाशकारी वेव्स भी यही होती हैं, क्योंकि स्लोली स्लोली फ्लो करती हैं। ठीक है, इनकी स्पीड बहुत स्लो होती है, लेकिन ये अर्थ की सरफेस पर पहुंच करके चारों तरफ फैलती हैं, और जब फैलती हैं तो इस तरीके से ये रिपल बनाती हुई फैलती हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा विनाशकारी जो होती है वो एल वेव्स ही मानी जाती हैं। लो फ्रिक्वेंसी होती है लेकिन इनकी वेवलेंथ जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हमने अभी तक देखा था, जो हमारी पी वेव्स थी और एल वेव्स थी, सॉरी पी वेव्स थी और एस वेव्स थी, यानी सेकेंडरी वेव्स थी, उनकी जो फ्रिक्वेंसी थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। जैसे मान के चलिए
ये जो पी वेव्स थी इस तरीके से फ्लो करती थी, इस तरीके से फ्लो करती थी, ठीक है। लेकिन जो आपकी एल वेव्स हैं वो इस तरीके से फ्लो करेंगी, इस तरीके से, ठीक है। तो इनकी जो वेवलेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, जब वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो इसीलिए ये जो है अधिक विनाशकारी होती हैं। डेवलप्ड इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ द एपिसेंटर, एपिसेंटर के बिल्कुल पास में ये डेवलप होती हैं, ठीक है, एपिसेंटर के पास में डेवलप होती हैं और अर्थ की सरफेस पर सबसे बाद में पहुंचती हैं, लेकिन सबसे अधिक विनाशकारी ये होती हैं। रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ द अर्थक्वेक रिकॉर्डेड लास्ट ऑन द सिस्मोग्राफ, मतलब सिस्मोग्राफ में सबसे ज्यादा सबसे बाद में ये पता लगाई जाती हैं। इसके बाद में एक रेले वेव्स भी और होती हैं। रेले वेव्स जो है इनकी जो खोज हुई थी इन सभी के बाद में हुई थी, और ये जो है रेले वेव्स जो होती है सबसे ज्यादा विनाशकारी इनको माना जाता है, और इनको हम सरफेस वेव भी कहते हैं, ठीक है। द रेले वेव्स रोल्स अलोंग द ग्राउंड जस्ट लाइक ए वेव रोल्स अक्रॉस ए रॉक और ए ओशन। ओशन में जिस तरीके से वेव्स रोल करती है ना, पानी में जो वेव्स जाती हैं, इसी तरीके से रेले जो वेव्स होती हैं वो आपकी अर्थ के सरफेस पर फ्लो करती है। सोचो कितना ज्यादा विनाशकारी होती होंगी ये, ठीक है। Because it rolls, it moves along the ground up and down and side to side in the same direction of the wave is moving. Most of the shaking felt from the earthquake is due to the Rayleigh waves, which can be much larger than the other waves. जो देखो यहाँ पर अगर अर्थ की सरफेस इस तरीके से आपको फील होने लगे तो सोचो कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी सबसे अधिक विनाशकारी जो होती है रेले वेव्स होती हैं। अगर पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और आपकी एल वेव्स और रेले वेव्स में देखा जाए तो सबसे ज्यादा विनाशकारी आपकी रेले वेव्स होंगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का क्लासिफिकेशन देखेंगे बेसिस ऑन द कॉजेटिव फैक्टर्स। तो कॉजेटिव फैक्टर्स मतलब क्या क्या कारणों के आधार पर हम देख सकते हैं। तो नेचुरल अगर हम कोई कारण देखें तो आपका वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है, टेक्टोनिक प्लेटों का मूवमेंट हो सकता है, आइसोस्टेटिक जो मैंने आइसोस्टेसी आपको पढ़ाया था वो, और प्लूटोनिक जो आपके कह सकते हो जो प्लेटें आपस में जो टकराती हैं वो प्लूटोनिक जो होता है वो भी इसका अर्थक्वेक का कारण होता है। कुछ कारण आर्टिफिशियल होते हैं, जैसे मान के चलो कि हम लोग जो परमाणु परीक्षण करते हैं या कह सकते हो कि डैम बनाने का काम करते हैं, मतलब प्राकृतिक चीजों में बाधा डालते हैं, तो वो भी आपका एक आर्टिफिशियल रीजन हो सकता है अर्थक्वेक का। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ द फोकस, तो इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। मॉडरेट जो होता है, अगर आपकी फोकस जो होता है, फोकस कहाँ होता है, अर्थ की क्रस्ट के अंदर होता है, तो अगर वो 0 से लेके 50 किलोमीटर तक है तो मॉडरेट होगा, 50 से 250 तक है तो इंटरमीडिएट होगा, और 250 से 700 तक का है तो उसको हम डीप फोकस कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है, मैचिंग में आपको दे सकता है कि मॉडरेट जो आपका अर्थक्वेक है वो 0 से लेकर 50 किलोमीटर तक होगा, इंटरमीडिएट जो होगा वो 50 से 250 किलोमीटर तक होगा, और डीप फोकस जो होगा वो 250 से 700 किलोमीटर तक होगा। ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन कैजुअलिटीज, तो आपका मॉडरेट हो सकता है, मतलब कह सकते हो कि अगर मतलब जो लोगों की जो कैजुअलिटी होती है, जैसे मान लीजिए 5,000 से अगर कम लोग मर रहे हैं तो उसको हम मॉडरेट कह सकते हैं। 50,000 से लेके 1 लाख के बीच तक मर रहे हैं तो हम उसको कह सकते हैं, डेथ जो हो रही है तो उसको हम कह सकते हैं हाईली हैजार्डस, और 1 लाख से ऊपर है डेथ की संख्या, मरने वालों की संख्या, तो उसको हम मोस्टली हैजार्डस कह सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसको आप ध्यान रख लोगे 50, 250 और 700। तो 0 से लेकर 50 तक क्या हो जाएगा मॉडरेट, 50 से लेकर 250 तक क्या हो जाएगा इंटरमीडिएट, और 250 से लेकर 700 तक क्या हो जाएगा डीप फोकस, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन कहा है कि कहाँ कहाँ पर जो है अर्थक्वेक की संख्या ज्यादा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा, मैंने आपको कल वॉल्केनो चैप्टर पढ़ाया था, तो वॉल्केनो में मैंने आपको रिंग ऑफ फायर पढ़ाया था। रिंग ऑफ फायर में मैंने आपको बताया था जितने भी जो एक्टिव वॉल्केनोज हैं वो आपके उसी जो रिंग ऑफ फायर के अलोंग में पाए जाते हैं, यानी जो आपकी पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन में जो आपका नॉर्थ अमेरिका वाला साइड है, साउथ अमेरिका वाला साइड है, इधर आपका रशिया है, चाइना वाला है एरिया है, और इधर आपका इंडोनेशियन वाला एरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड वाला एरिया है। तो मैंने कल आपको रिंग ऑफ फायर बना के दिखाया था ना, तो उसी एरिया में का जो पूरी जो सर्कम पैसिफिक बेल्ट है वहीं आपके सबसे ज्यादा अर्थक्वेक पाए जाते हैं, क्योंकि वहीं पर जो है प्लेटों का कन्वर्जेंस होता है।
ठीक है, वहीं प्लेटो क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है। तो प्लेटो कन्वर्जेंस के कारण वहीं पर जो है मैक्सिमम आपको अर्थक्वेक मिलेंगे। तो आपने देखा होगा जापान का जो जापान में जो अक्सर अर्थक्वेक आता रहता है, सुनामी आती रहती है। क्यों आती रहती है? क्योंकि वो एक तरीके से प्लेटो कन्वर्जेंस पर ही मतलब पूरा कंट्री जो प्लेटो कन्वर्जेंस पर ही है। तो वहां पर अगर थोड़ा सा भी कन्वर्जेंस होता है तो कन्वर्जेंस का जो मैक्सिमम इफेक्ट होता है वो आपका जापान पे पड़ता है। तो सरकम पैसिफिक एरियाज में आपका जो है भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, it is said that as many 70% of the earthquake occurs in the circum-Pacific belt and 20% earthquake takes place in the Mediterranean and Himalayan belt। 20% जो होते हैं आपकी हिमालयन बेल्ट में होते हैं, क्योंकि हिमालयन बेल्ट जो है वहां पर यूरेशियन प्लेट और जो इंडियन प्लेट है वो आपकी टकरा रही है। तो एक वो हिमालयन बेल्ट जो बन रही है वहां पे आपके अर्थक्वेक मिलेंगे। और जो आपका मेडिटेरेनियन वाला एरिया है वहां पर आपकी जैसे अरब प्लेट है और आपकी अफ्रीकन प्लेट है, उन प्लेटों को टकराने से आपको वहां पर भूकंप मिलते हैं। तो 20% आपके आपके हिमालयन बेल्ट और मेडिटेरेनियन सी में बेल्ट में आते हैं, और आपके 70% जो आते हैं वो आपके सर्कम पैसिफिक बेल्ट में आते हैं। और रिमेनिंग जो है वो इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द प्लेट में आपके छोटे मोटे भूकंप आते रहते हैं। कॉजेज क्या है अर्थक्वेक के? नेचुरल रीजंस हैं, आपके वल्केनिक इरप्शंस हैं, फॉल्टिंग फोल्डिंग है, अपवार्पिंग है या डाउन वार्पिंग है। अपवार्पिंग क्या है? अपवार्पिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज का ऊपर उठना, और किसी भी प्लेट का नीचे जाना वो डाउन वार्पिंग होता है। गैसियस एक्सपेंशन है, कंट्रैक्शन इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर जो है गैसों का एक्सपेंशन होता है, तो उससे प्लेटों का मूवमेंट होता है। प्लेटों का मूवमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका भूकंप आएगा। प्लेट मूवमेंट तो मैंने आपको बताई थी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो पढ़ाई थी उसके कारण भूकंप आते हैं। लैंडस्लाइड के कारण भी छोटे मोटे भूकंप यहाँ पर आते रहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें, मैन मेड रीजन्स भी हो सकते हैं, जैसे आपका डीप अंडरग्राउंड माइनिंग आप कर रहे हो, या डायनामाइट का यूज कर रहे हो कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए। जैसे आपने देखा होगा हिली एरियाज में पहाड़ों को तोड़ने के लिए डायनामाइट का यूज किया जाता है, तो वहां से भी आसपास के एरिया में भूकंप पहुंच जाते हैं। डीप अंडरग्राउंड टनल आप बना रहे हो तो वहां पर भी आपका जो है कह सकते हो कि भूकंप आने का रीजन होता है, या और भी नई कई सारी नेचुरल जो है कैजुअलिटी वहां पर हो सकती है इसके कारण। ठीक है, तो अभी आपने देखी होगी उत्तराखंड में जो आपकी टनल बन रही थी तो वहां पर भी यही चीज हुई थी, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ। वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने के कारण क्या हो गया, वो आपका जो टनल वाला एरिया था, तो आज जब टनल मैक्सिमम बन चुकी थी लेकिन वहां पर कुछ टनल जो हो गई वो वहां पर टूट के वहां पर उसका डेब्री जो है वहीं गिर गया, तो लोग बीच में वहां पर फंस गए थे। ठीक है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी इसका रीजन है। ठीक है, रिजर्वायर इंड्यूस सीज्मिसिटी है, जैसे कोयना जो रिवर है वहां पे रिजर्वायर बना बना है, तो वो भी कई सारी कह सकते हो अर्थक्वेक का रीजन है। ठीक है, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ मैन मेड वाटर बॉडीज लाइक रिजर्वायर एंड लेक्स। तो जो रिजर्वायर हम बनाते हैं तो पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, तो पानी जब इकट्ठा होता है तो उसको क्या करता है, पानी जब इकट्ठा हो जाएगा उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, वेट ज़्यादा हो जाएगा तो अर्थ की क्रस्ट पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और उससे जो आइसोस्टेसी है वो उसकी गड़बड़ा जाती है, तो इस वजह से भी आपके भूकंप यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी रेस्पॉन्सिबल है फॉर द अर्थक्वेक। ठीक, तो हमने प्लेटों के जो मूवमेंट है, बाउंड्रीज का मूवमेंट है, वो हमने 3 टाइप का पढ़ रखा है पहले से भी, तो इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं। हालांकि एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो एक होता है कन्वर्जन, दूसरा होता है डाइवर्जन, तीसरा होता है ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट क्या होता है? कन्वर्जेंट का मतलब है अगर को दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही है तो वो आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा, और अलोंग टू द सरफेस जा रही है, एक दूसरे के अलोंग जा रही है, ठीक है, तो वो आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री वाला हो जाएगा। तो ये मैं आपको सारा बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे अर्थक्वेक प्रोन एरिया इन इंडिया। अर्थक्वेक जो प्रोन एरियाज हैं इंडिया में वो कौन कौन से हैं? तो जो एक्सपर्ट हैं वो इंडियन सीज्मोलॉजी के, उन्होंने इंडिया को 4 सीज्मिक जोन्स में डिवाइड किया है। जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ एंड जोन फाइव। तो ये 4 जोन इन्होंने डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो इट में बी ऑब्जर्व दैट the entire Himalayan region, the state of Northeast India, Western and Northern Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Delhi, parts of Gujarat belong to the highest and high risk category zone named as Zone 5 and Zone 4। Zone 5 and 4 में आपके कौन कौन से रीजन आ जाते हैं? आपका एक तो हिमालय वाला रीजन हो गया, और इधर आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला रीजन है, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न पंजाब वाला रीजन है,
हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली में भी आप भूकंप कर देखते होगे, ठीक है, गुजरात है। तो ये सारे जो रीजन हैं वो आपके जोन 5 और 4 वाले रीजन हैं, ठीक है। यहाँ पर हम मैप से थोड़ा समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो मैप से आपको सारा समझ में आ जाएगा कि जोन सेकंड जो है वो आपका कम कह सकते हो कि विनाशकारी होता है। तो जोन सेकंड वाला कौन सा एरिया है, तो ये जो आप देख सकते हो, ये राजस्थान वाला कुछ मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है, ये आपका जोन सेकंड में है। और उड़ीसा वाला कुछ एरिया जोन सेकंड में है आपका, ठीक है। इधर आप कह सकते हो जो पठारी भाग मोस्टली है आंध्र प्रदेश का, जो पठारी पठारी भाग है, जो जितने भी ये पठारी भाग हैं तमिलनाडु से लेकर के, जो भी आपका केरला वेला वाला जो पठारी भाग है, ये सारे जो पठारी भाग हैं वहाँ पे भूकंप आपका कम आता है, ठीक है। जोन थर्ड की हम बात करें, जोन थर्ड की, तो जोन थर्ड का कहाँ मिलेगा आपको, जो पीला वाला जो भाग है आपका जोन थर्ड वाला है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, कुछ एरिया राजस्थान का भी है यहाँ पे। अगर हम कोस्टल एरिया देखें तो कोस्टल एरिया मैक्सिमम जो जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वो सारे किस में आ रहे हैं, जोन थर्ड में आ रहे हैं। जोन फोर्थ एंड जोन 5 हमें ध्यान रखना है। जोन 4 वाला जो एरिया है, जम्मू वाला जो एरिया है आपका, जम्मू है, दिल्ली वाला एरिया है, और यहाँ पर बिहार वाला एरिया है, पश्चिम बंगाल वाला जो एरिया है, इधर आपका देख सकते हो गोवा है, और इधर आपका गुजरात वाला एरिया है, वो जोन 4 में आएगा। और जोन 5 में आपके आ जाएंगे, एक तो पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है जोन 5 में आ जाएगा, गुजरात का जो एरिया यहाँ पे आपका भूकंप ज़्यादा मिलेगा, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड वाला एरिया यहाँ पे भूकंप ज़्यादा मिलेगा, और कुछ एरिया जम्मू और कुछ एरिया यहाँ पर आपके पंजाब में भी हैं जो यहाँ पर आपको मिलेंगे जो जोन 5 में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, तो देखो, बेस्ड ऑन द पास सीज्मिक हिस्ट्री, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड डिवाइड द कंट्री टू 4 सीज्मिक जोन्स, 4 सीज्मिक जोन में डिवाइड किया है। जोन 5 का हम देखेंगे मोस्टली सीज्मिक एक्टिव रीजन है जोन 5, एंड वाइल जोन सेकंड इज द लीस्ट एक्टिव रीजन, ये तो पता ही है। तो जोन सेकंड में सबसे पहले हम देखते हैं कि जोन सेकंड में कौन कौन से आते हैं। ये लो इंटेंसिटी जोन होता है, अप्रोक्सीमेटली 40% एरिया कवर करता है कंट्री का, और इसमें जो प्लेटू वाला भाग आता है मैक्सिमम पेनिनसुलर रीजन और कर्नाटका प्लेटू वाला भाग, वो यहाँ पे इसमें आ जाता है। जोन थर्ड जो होता है ये मॉडरेट इंटेंसिटी का होता है, 30% एरिया कवर करता है जोन थर्ड वाला, ठीक है। और जोन 4 जो है आपका, मैं बता ही चुका हूँ, ये आपका सीवियर इंटेंसिटी जोन होता है, 17.5% एरिया कवर करता है। तो जोन 4 में आपके दिल्ली वाला भाग आ गया, कुछ पंजाब वाला भाग आ गया, और इधर आपका गुजरात वाला कुछ भाग आ जाता है, इधर आपका बिहार है, यूपी है, ये सब आपके जोन 4 में आ जाते हैं। जोन 5 में आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया आता है, कुछ पार्ट्स आपके जम्मू कश्मीर के आ जाते हैं, कुछ पार्ट्स आपका हिमाचल प्रदेश का या उत्तराखंड का है, रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, ये सारे जो हैं आपके अंडमान निकोबार आइलैंड भी, ये सारे आपके जोन 5 में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इससे क्या क्या और हो सकता है, देखो, फ्लड्स भी एक रीजन है। फ्लड्स अर्थक्वेक के कारण आ सकती है। जो आसाम की अर्थक्वेक, आसाम का जो अर्थक्वेक था वो एक रीजन था। देखो, अर्थक्वेक से क्या होता है, आपके डैम्स टूट जाते हैं, डैम्स टूटेंगे तो आपकी फ्लड्स आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सुनामी भी जो है एक वन ऑफ द मेजर कॉज, मतलब सुनामी का जो मेजर कॉज है वो आपका अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक से ही सुनामी उत्पन्न होती है। अगर अर्थक्वेक जमीन पे आ रहा है, सरफेस पे आ रहा है, लैंड पे आ रहा है, तो उसको हम अर्थक्वेक कह देंगे। अगर वही अर्थक्वेक आपका किस में आ गया, अर्थक्वेक आपका ओशियन में आ गया, किसी वाटर बॉडी में आ गया, तो वाटर बॉडी में जब अर्थक्वेक आता है, क्योंकि वाटर बॉडी भी एक प्लेट, भाई वहाँ भी एक ओशियनिक प्लेट है, ओशियनिक प्लेट में जब भूकंप आता है तो होता क्या है, प्लेटें जब ऊपर की तरफ आती है, जैसे मान लो 2 प्लेटें हैं और एक प्लेट नीचे की तरफ जाएगी, एक प्लेट ऊपर की तरफ आएगी, तो यहाँ पे ओशियन प्लेट जब ऊपर की तरफ आ जाती है, क्योंकि 2 ओशियनिक प्लेटें हैं, ठीक है, तो एक प्लेट नीचे की तरफ जाएगी, एक प्लेट ऊपर की तरफ आएगी। जो ऊपर की तरफ आएगी, तो जब ऊपर की तरफ आएगी, जो उसको ऊपर जो पानी होगा उसको ऊपर की तरफ धक्का लगाएगी। जब ऊपर की तरफ धक्का लगाएगी वाटर को, तो वाटर ऊपर की तरफ उठेगा। जब वाटर ऊपर की तरफ उठेगा तो उसको एक तरीके से फोर्स मिल गया, उसको एक एनर्जी मिल गई, जो किसने दी, अर्थक्वेक ने दी। और वही एनर्जी जो है आपकी फ्लो होती है, किसमें आपकी फ्लो होती है, ओशियन में। और ओशियन में जो एनर्जी होती है, ओशियन में आप देखोगे उसकी वेव जो है आपको बहुत कम ऊंचाई की मालूम पड़ेगी, क्योंकि वहां पे जो हाइट होती है वो ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही वो वेव्स अर्थ की किनारे पे जाती है, यानी बीचेस की तरफ पहुंचती हैं, तो वहां पे क्या होता है, बीचेस की जो हाइट होती है वो कम होती जाती है। भाई, बीच में समुद्र ज्यादा गहरा होगा, जैसे हम बीच की तरफ जाएंगे, समुद्र से बीच से अगर अगर हम बीच की तरफ जाते हैं, किनारे की तरफ जाएंगे, तो वहां पे गहराई जो होती है कम होती जाती है। जब कम होती जाएगी
तो उसकी हाइट जो होती है, वेव की हाइट बहुत बढ़ जाती है, 10-10 मीटर तक उसकी हाइट जो है बढ़ जाती है, और वही डिस्ट्रक्शन होता है। उसी से ही क्या होते हैं, बहुत जब इतनी ज़्यादा स्पीड स्पीड भी बढ़ जाती है, हाइट भी बढ़ जाती है, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है वहाँ पे, जो बड़े जहाँ पर जो घर बने होते हैं या वहाँ पेड़ पौधे होते हैं, वो सारे जो है बर्बाद हो जाते हैं सुनामी के कारण। ठीक है, तो सुनामी आपको पता होगा कि 26 दिसंबर 2004 में आपकी इंडियन ओशन में सुनामी आई थी, ड्यू टू द अर्थक्वेक जो आया था आपका सुमात्रा में, जो अर्थक्वेक आया था उसके कारण वहाँ पे सुनामी आई थी। लगभग 2.4 लाख पीपल इन द कंट्री जो है वो मर गए थे। सोचो 2.5 लाख पीपल वहाँ पे मर गए थे। इसी तरीके से आपका फुकुशिमा न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, द मैसिव तोहोकू अर्थक्वेक इन द जापान। जापान में जो आपका तोहोकू जो भूकंप आया था, उसके कारण आपका फुकुशिमा न्यूक्लियर एक्सीडेंट वहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो सुनामी और फ्लड्स का कारण भी आपका अर्थक्वेक भी हो सकता है। ठीक, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अर्थक्वेक मैनेजमेंट के बारे में। तो अर्थक्वेक का मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, अर्थक्वेक का मैनेजमेंट मतलब हमें पहले से ही अर्थक्वेक के आने से पहले ही हमें अगर कोई भी चेतावनी मिल जाए, वार्निंग मिल जाए, एक वार्निंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो हर एक कंट्री का एक अलग जो है अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम है। हालांकि जापान का एक बहुत बढ़िया जो है सुनामी या अर्थक्वेक का वार्निंग सिस्टम उसने अपना डेवलप कर रखा है, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम भूकंप वहाँ पे ज़्यादा आते रहते हैं। ठीक है, तो अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम अगर हम डेवलप कर लें, जिस उससे क्या होगा, हम जो खतरा है अर्थक्वेक से होने वाले नुकसान का जो खतरा है वो हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसको हम कहते हैं अर्थक्वेक मैनेजमेंट सिस्टम, टू रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द हजार्ड्स या प्री अर्थक्वेक रिस्क रिडक्शन टू पोस्ट अर्थक्वेक रिकवरी। या हम यहाँ पे देखो दो चीजें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि कभी कभी क्या होता है कि हम अर्थक्वेक का पता नहीं कर पाए, तो अर्थक्वेक आ जाता है, आने के बाद में जो डिस्ट्रक्शन होता है, तो आने के बाद में कम डिस्ट्रक्शन हो, ठीक है, अगर आ भी जाए तो कम डिस्ट्रक्शन हो, तो पोस्ट अर्थक्वेक मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक होता है प्री अर्थक्वेक मैनेजमेंट, मतलब आने से पहले ही हमें पता पड़ जाए, उसको हम कहेंगे प्री अर्थक्वेक मैनेजमेंट। क्योंकि डिजास्टर्स होती हैं भाई, किसी को बता के नहीं आती, कभी कभी हमारा मैनेजमेंट सिस्टम भी फेल हो जाता है। तो पोस्ट जो है अर्थक्वेक मैनेजमेंट सिस्टम, पोस्ट मतलब अर्थक्वेक आने के बाद हमें क्या करना है, उसकी पॉलिसी गवर्नमेंट की अलग होती है, और आने से पहले हमें क्या क्या चेतावनी देनी है, क्या क्या वार्निंग सिस्टम डेवलप करना है, वो भी जो है अर्थक्वेक मैनेजमेंट का हिस्सा है। ठीक है, तो कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट अगर जब आप पढ़ोगे, तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि डिजास्टर आने के बाद क्या हम स्टेप ले सकते हैं, डिजास्टर आने से पहले हम क्या स्टेप ले सकते हैं। तो दोनों टाइप के जो है यहाँ पर हमें अर्थक्वेक मैनेजमेंट में या कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट में हमको ये दोनों तरीके पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यह है कि रिस्क रिकॉग्निशन हम देखेंगे। सर्टेन एरियाज आर मोर वल्नरेबल टू अर्थक्वेक देन अदर, सो रिस्क रिकॉग्निशन इज फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले हम देखेंगे कि कुछ एरियाज जो होते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है अर्थक्वेक आने, जैसे हिमालयन रीजन है, आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है, वहाँ पे ज़्यादा, तो वहाँ पर हम एक अच्छा कह सकते हो कि मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट, हम रिस्क अर्थक्वेक को कंट्रोल करने का, मॉनिटर करने का एक अच्छा सिस्टम डेवलप करें। जैसे कि वहाँ पे भूकंप आया तो हमें पहले से पता पड़ जाए, जिससे हम क्या होगा, रिस्क को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना रिस्क है। सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कहाँ पे कितना रिस्क है, वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हम स्टेप्स लेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर वाला एरिया है या आपका नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, तो वहाँ पे जो घर जो बने होते हैं मोस्टली आपके मिट्टी के, मतलब ईंटों के कम बने होते हैं वहाँ पे। ठीक है, सीमेंट के कम बने होते हैं, तो मोस्टली घर जो होते हैं वो आपके लकड़ी के बने होते हैं, या बने भी होते हैं तो कम ऊंचाई के बने होते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम, मेकिंग ए प्रिसाइज फोरकास्ट अबाउट द अकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक इन ए रीजन। मतलब एक अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करना चाहिए गवर्नमेंट को या हर एक कंट्री को अपना, जिससे कि हम पहले से पता कर सकें कि भूकंप आने वाला है। ठीक है, in a region it is still difficult proposition, seismologists are increasingly concentrating on the aspect of the earthquake forecasting। मतलब फिर भी कभी कभी अगर नहीं आता है तो हमें पोस्ट अर्थक्वेक के जो भी मैनेजमेंट, अर्थक्वेक मैनेजमेंट है, जो भी स्टेप्स होते हैं पोस्ट अर्थक्वेक के बाद में, जो हमारी डिजास्टर हो गई उसके बाद में हमें क्या स्टेप लेना है, उसके बारे में हमें पहले से तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ द अपकमिंग डिजास्टर। तो ये हमारा आने वाले जो डिजास्टर्स है उनमें हेल्प करेगा। जैसे जापान का क्या है, जापान हैज एन अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम दैट यूजेस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स दैट रीच फास्टर देन द अर्थक्वेक वेव्स। मतलब उसने एक अपना एक अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम डेवलप कर लिया है, जिसमें जो सिग्नल्स होते हैं अर्थक्वेक, जो इसमें जो सिग्नल्स होते हैं अर्थक्वेक वेव्स के,
उससे पहले जो उसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है वो पहले से वार्निंग दे देता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। ठीक है। स्ट्रक्चर सॉल्यूशन भी होता है, मतलब यहाँ पर ये है कि जो मैक्सिमम जो कह सकते हो कि हम पहले पता कर लें कि कहाँ पर अर्थक्वेक वल्नरेबल एरिया है, तो वहाँ पे वहाँ के जो स्ट्रक्चर हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको उस तरीके से ही हम बनाएं, उनका उस तरीके से ही निर्माण करें, तो वो आपका स्ट्रक्चर सॉल्यूशन में आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पास्ट अर्थक्वेक शोज दैट 95% ऑफ द लाइफ लॉस्ट वेयर ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ द बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हम सही कर लें, एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाए पहले से ही, तो हम इससे बच सकते हैं। Seismic strengthening can be done through the prioritization of structure, and to implement this, it is important to have an earthquake hazard map for various zones according to the vulnerability। मतलब हमें हमारे पास एक अर्थक्वेक हजार्डस मैप होना चाहिए किसी भी कंट्री का अपना, कि कहाँ कहाँ पर भूकंप आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, यही इम्पोर्टेंट था। आई होप कि मैंने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं और कोई भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं बचा है जो मैंने यहाँ पे अर्थक्वेक से रिलेटेड नहीं पढ़ाया हो। तो सारा चीज़ें कवर हो गई हैं और एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है अर्थक्वेक से। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।